सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अब सियासी सफबंदियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब जो इत्तेहाद बन रहे हैं, क्या वो सिर्फ सियासी इत्तेहाद हैं या फिर वो इंतखाबी इत्तेहाद भी हैं? जो सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं वो किस जमात को कितना फ़ायदा आगे आने वाले दिनों में पहुँचा सकती हैं? और फिर जो हल्का बंदियों पर इस वक्त एतराज़ात सामने आ रहे हैं वो किस हद तक काबिल समात हैं? आगे क्या ये मामला अदालतों की तरफ भी जा सकता है? और अगर इन एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूर नहीं किया गया, जो खास तौर पर MQM पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए हैं, तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी? हमने अभी रिसेंट पास्ट में देखा था, कुछ अरसे पहले जब बल्दियाती इंतखाबात हुए, MQM पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने इंतखाबात का बाइकआउट किया था। क्या एक बार फिर MQM पाकिस्तान इंतखाबात के बाइकआउट की तरफ जाएगी? और जो नून लीग के साथ इत्तेहाद बना है MQM पाकिस्तान का, उसमें किस जमात का ज़्यादा फ़ायदा है? क्या नून लीग के जो नंबर्स हैं वो अब पूरे होने जा रहे हैं? इलेक्शन से पहले इस नंबर गेम को पूरा कर लिया गया, इसलिए दोनों सियासी जमातों ने हाथ मिलाए हैं। और ये इत्तेहाद फिर कब तक चल सकेगा? कितना ये लॉन्ग टर्म होगा? बहुत सारे ये सवालात हैं जो हम आज रखेंगे। मौजूद मेहमान पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अमीनुल हक साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो ये इत्तेहाद बन रहा है अमीन साहब, ये बन चुका है बल्कि, और अब ये इंतखाबी इत्तेहाद है, ये सियासी इत्तेहाद है। इसमें आपकी हलीफ जमात नून लीग को ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, MQM को ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। इस इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रा इस पर पहले रोशनी डालिएगा। हर बाप एक सवाल में कई सवाल आपने पूछा, मैं तरतीब इसका जवाब देता हूँ। मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल से MQM पाकिस्तान और PMLN के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चली आ रही थी, और उस कोऑर्डिनेशन में बेहतरी उस वक्त आई जब 30 मार्च 2022 को मैं समझता हूँ कि जब PDM की हुकूमत बनती है, और उसके बाद हम वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हमने एक अच्छा वक्त गुजारा। मैं समझता हूँ इसी चीज़ को देखते हुए जब डिलिमिटेशन का मामला था, डिजिटल सेंसस का मामला था, K4 की तामीर का मामला था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामला थे, तो उस वक्त के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने MQM के तमाम चीज़ों को सपोर्ट किया और उसको पाए तकमील तक लेकर गए। तो ये चीज़ देखते हुए एक अच्छी गुड वर्किंग रिलेशनशिप बन चुकी थी PMLN के साथ। और आज मैं समझता हूँ कि PMLN और MQM अगर आपस में बैठी है तो क्यों बैठी है? मैं समझता हूँ कि हम 2-3 चीज़ों को साथ करना चाहते हैं। मसलन कि हम चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरी रवायत कायम दायम रहना चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए, और सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से करप्शन, नाहली, बेसी और सिस्टम चला रही थी, उसके ख़िलाफ़ एकजुट होना। मैं समझता हूँ अच्छा अमल का आगाज़ किया गया है। और इसी तरीके से हमारी जो बात हुई उनके साथ वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कि सिंध में क्या सूरत हाल, कैसे सीट एडजस्टमेंट को बेहतर किया जा सकता है। सिंध इंक्लूडिंग कराची? हाँ, मेरा ख्याल है पूरे सिंध की बात की गई है, पूरे पाकिस्तान की बात की गई है। और अच्छी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान की अगर रवायत देखेंगे, 1988 से जो बल्दियाती इलेक्शन से लेकर 2018 तक MQM हमेशा शहरी सिंध में कामयाब होती चली आ रही है, और न सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन हो या बल्कि कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हो। तो मैं समझता हूँ कि PMLN भी एक वसील क़ल्बी, वसील नज़री का मुज़ाहरा कर रही है, और MQM भी यकीनन कर रही है। हमने क्या बात की? हमने बात की है कि अगर आप देखेंगे कराची, हैदराबाद के अलावा अगर आप देखते हैं मीरपुर ख़ास देखते हैं, नवाबशाह देखते हैं, सक्कर देखते हैं, टंडौला यार देखते हैं, नौशेरो फिरोज़ देखते हैं, तो इन तमाम जगहों पर MQM के हज़ारों के तादाद में वोटर मौजूद हैं, जो ट्रेडिशनली 88 से लेकर 2018 तक कहीं पे 10,000, कहीं 15,000, 28,000, 32,000 वोट है। तो मेरा ख्याल है कि हमने उनके साथ बैठे हैं, कुछ प्लान हमने चॉकआउट किया है, और इसका मेरा ख्याल है कि बड़ा बेनिफिट जो PMLN को भी मिलता है, और बल्कि GDA फंक्शनल तमाम पार्टियों को मिल सकता है, क्योंकि MQM का वोट बैंक मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि MQM ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक पार्टी है। अगर MQM की तरफ से जाता है कि यह फला पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा, तो बल्क में वोट जो है उन पार्टी को मिल सकता है। तो सर सवाल यही तो पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा तो उस जमात को होगा जिसके साथ आप इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। नून लीग को तो इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है कि आपका हज़ारों का, लाखों का वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपकी जमात को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगेन फिर MQM ने असूली बात की ना। MQM ने क्या बात की? मैं समझता हूँ कि MQM की ख्वाहिश ये है कि किसी भी सियासी पार्टी से, जब वो PMLN हो या कोई भी सियासी पार्टी हो, हम किसी के साथ जो बातचीत कर रहे हैं वो कहीं वजारत के मुशीर या गवर्नरशिप की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमने क्या किया,
हमने जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बात की है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हमने मेरा ख्याल है कराची में एक सेमिनार भी किया है। हम वो जिसे कहते हैं अमेंडमेंट लेके PMLN के पास मैं भी आगे चलकर जरा बात भी करूंगा आपसे। तो हम इसी इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं कि ये हम लोग अगर उस इश्यूज़ पे बात करेंगे तो इश्यूज़ पे शहरी सिंध का मसाइल हल होगा। तो मैं समझता हूँ कि यस, हम किसी भी सियासी पार्टी के साथ बैठ सकते हैं। यस, जहाँ तक मेरा ख्याल आपने बात की कि इस शहर की बेहतरी के लिए अगर उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पख्तून बोलने वाले, बलोची बोलने वाले आपस में मिलकर मेरा ख्याल है कि शहर की बेहतरी के लिए चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि शहर भी बेहतर होगा, सूबा भी बेहतर होगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। तो इस चीज़ को देखते हैं मेरा ख्याल है कि MKM तमाम सियासी पार्टियों के साथ बैठ रही है। तो सर, ये अभी मुस्लिम लीग नून की जो सिंध में या कराची में सूरत हाल है, कमोबेश वही सूरत हाल MKM की आप पंजाब में भी समझ लें। तो ये सीट एडजस्टमेंट सिर्फ सिंध में क्यों हुई है? ये पंजाब में MKM पाकिस्तान और नून लीग क्यों इत्तेहाद नहीं कर रहे फिर? मेरा ख्याल है अभी कोई हतमी बात नहीं हुई है। यकीनन मैं समझता हूँ मुल्तान हो गया या भावलपुर हो गया, इस जगहों पर भी MKM के अपने वोट बैंक मौजूद हैं और MKM ने मुख्तलिफ जगहों पर के 4000 के 5000 के 8000 वोट हासिल किए। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो इब्तदाई मराइल है और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर आगे चल कर कोई हतमी फैसला यकीनन किया जाएगा। अच्छा, तो ये इसका मतलब 2024 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, कराची की तमाम नशिस्तों से MKM पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही। सीट एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि कुछ नशिस्तों पर नून लीग को सपोर्ट किया जाएगा और वो नशिस्तें उनको दी जाएंगी। हाँ, देखिए, मेरा ख्याल है कि वायदा दो टोक तौर पर अगर हम 2000 बल्कि 1970 से लेकर 2018 तक के डायनामिक कराची को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी सीटें कराची में मौजूद है जहां MKM कंटेस्ट नहीं करती है। तो ट्रेडिशनली जिन इलाकों पे MKM कंटेस्ट नहीं करेगी, हम डेफिनेटली PMLN को उस पर सपोर्ट करेंगे। उस पर मेरा ख्याल है कि 1, 2 या 3 ऐसी सीटें हो सकती हैं शहर कराची के अंदर जहां हम उनके साथ सपोर्ट करेंगे उनको। और मरियम नवाज़ को आप लोगों ने दावत दी थी कि वो आए सिंध कराची से इलेक्शन लड़ें, तो कौन सी सीट जहन में थी, कौन सा इलाका उनको ऑफर किया जा रहा था कि जी आप फला जगह से आके इलेक्शन लड़ें? हाँ, मैं ख्याल अरबाब इसको तस्सीह कर देता हूँ। MKM पाकिस्तान ने किसी भी पर्सनैलिटी को मेरा ख्याल है कि दावत नहीं दी है किसी जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि MKM का फैसला बाहमी मशावरत से होता है और फैसला कौन करता है? MKM के राब्ता कमेटी करती है और राब्ता कमेटी मशावरत के साथ साथ जनरल वर्क का इजलास करके उनसे मंजूरी भी लेती है। तो इस किस्म का भी कोई फैसला नहीं हुआ है। हाँ, ये PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने लीडरान को जिस जगह से भी इलेक्शन लड़ाना चाहें बिल्कुल लड़ा सकते हैं, वो उनका जमहूरी हक है। अच्छा, ये जो पिछली PDM की हुकूमत रही उसमें तो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी स्टेक होल्डर थी, कई अहम मिनिस्ट्रीज़ भी उनके पास थी। तो ये आने वाले इंतखाबात के लिए आपने नून लीग का इंतखाब क्यों किया? अगर उनकी वो हुकूमत साजी करने की पोजीशन में दोनों जमातें अगर होती हैं, इनके नंबर गेम ऑलमोस्ट 10-15 के फ़र्क से आगे पीछे होते हैं, चूँकि दोनों ही बड़ी जमातें हैं, तो आपकी चॉइस मुस्लिम लीग नून क्यों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? मेरा ख्याल अरबाब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो मुझे तो इस बात पे बोलते हुए भी हंसी आती है कि क्या बिलावल साहब किसी जलसे में जाके ऐलान करेंगे कि मैं लाहौर को कराची जैसा बनाऊंगा? कराची में है जिसे कहते हैं पीने के लिए पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, रोड टूटी फूटी रोड है, लोगों को नौकरियाँ नहीं दी जाती है, लाइटों का इंतज़ाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या करेंगे। तो मैं ये नज़र नहीं आता कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की नज़र आएगी। बज़ाहिर ऐसे सिस्टम नज़र आता है जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम आगे की चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि PMLN आगे चलकर पंजाब में यकीनन अच्छी पोजीशन में होगी। 13 के मुकाबले में 18 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में नशिस्तों में कुछ इजाफा हुआ था। फिर वो एक लंबी फहरिस्त बताते हैं कि जी NICVD हमने बनाया, ये फला हमने फ्लाईओवर बना दिया, ये फला अंडरपास हमने बना दिया, ये हम बसों के ट्रांसपोर्ट के मंसूबे ला रहे हैं जो कि आने वाले 3-4 साल में मजीद ये तकमील के मराइल में पहुँच जाएंगे। तो ये जो इनकी अचीवमेंट्स है, वो NICVD को तो आप देखें उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके हर जलसे में बताया जाता है कि न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए वहाँ पर। लेट अस स्टार्ट विद NICVD। NICVD कब बना? 70 के दहाई में वफाकी हुकूमत ने से बना के दिया। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत को तो इसमें कुछ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल का सिस्टम चलाना, ये अभी मेरा ख्याल है कि पिछले 2 या 2.5 साल से ये NICVD सिंध हुकूमत के पास आई है। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी जो एक उनके जो कौमी असम्बली रुकन थे, उनके भाई को उनका इंचार्ज बनाया गया था, उनके ऊपर भी अरबों रुपए का करप्शन का चार्ज मौजूद है। NAP में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरा ख्याल जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तो पता लगेगा कि NICVD में कितने का घपला हुआ है। मैं समझता हूँ इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर में हुकूमत कर रही है। मुझे सिर्फ अरबाब आप बता दें, मैं लाहौर को देखता हूँ, मैं पेशावर को देखता हूँ, मैं मुल्तान को देखता हूँ, मैं पिंडी को देखता हूँ। इन तमाम जगहों पर मेट्रो मौजूद है। इन तमाम जगहों पर मेट्रो किसने बनाई?
बनाई, इंक्लूडिंग पेशावर, तमाम जगहों पे वहाँ के सूबाई हुकूमत ने बनाई है। कराची को देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है पीपल्स पार्टी को देखते हुए, किसी किस्म का कोई मेट्रो कराची में नहीं बना। क्या कराची के अवाम का मेरे बच्चों को हक नहीं था कि 20 रुपये देकर वो भी एयर कंडीशन बस पे सफ़र करे? यकीनन इन्होंने नहीं किया। हम अगर ट्रांसपोर्ट से निकल के किसी भी जब देखते हैं, नौकरी के मामला को देख लेते हैं, कराची मेरा ख्याल है पूरे सिंध में 5 लाख की नौकरी दी गई, कराची के बच्चों को, हैदराबाद के बच्चों को 5,000 भी नौकरी नहीं दी गई। तो कहना कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, शहरी सिंध के लोग सवाल तो करते हैं कि ये हमसे ऐसा सौतेलापन क्यों किया जा रहा है। यही वजह है। कलर की जो एक लाइन का इन्होंने रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन तो खैर वो वफाकी प्रोजेक्ट था। ये जो इस वक्त ये मुख्तलिफ हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पर, फिर वो एक ऑरेंज लाइन, तो ये तो सिंध हुकूमत ने इसको तो शुरू किया और एक आध तो तकमील के मरहले तक भी पहुंचा है ऑरेंज लाइन में। देखिए, मैं एक लफ्ज़ कोट करता जो मेरे कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पिछले दिनों जलसे में कहा था कि करप्शन इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट। सिंध हुकूमत इसी पे चल रही है। अच्छा, कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आती है उस पर 80% करप्शन का नज़र कर देती है और उससे वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इनके लोगों को देखेंगे तो क्या सूरत हाल पूरा पाकिस्तान जानता है। और मैं समझता हूँ इनके खिलाफ एक के बाद एक केसेस चलते नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कराची को जिसे कहते हैं कि वीरान बनाने में, हैदराबाद को, चल हम ये पूछ लेते हैं ना कि 15 साल तक हुकूमत रही है, मुझे लाड़काना का कोई मॉडल यूसी दिखा दे जहाँ कहा जा सकता है कि यहाँ पे तमाम सहूलत मौजूद है। यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। तो सिंध के अवाम जो है, मैं समझता हूँ कि पिछले 15 साल से अब वो समझ चुके हैं कि एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट सिंध में पाया जाता है। और MKM पाकिस्तान मौजूद है, PMLN मौजूद है, JDA मौजूद है, फंक्शन लीग मौजूद है, GUI मौजूद है। PTI को आप रूल आउट कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि PTI के मामले में जहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो बज़ाहिर कहीं अभी फ़िलहाल सिंध में कम अज़ कम शहरी सिंध में नज़र नहीं आ रही है। कराची में भी आपको इस वक्त नजर नहीं मेरा ख्याल है कि उनको कोई तंजीमी सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आने वाले इलेक्शन में यकीनन मेरा ख्याल है चंद 100-4,000 वोट उनको बिल्कुल मिलेंगे और होना भी चाहिए, सियासी लोगों को काम करना चाहिए भी, लेकिन बधाई कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो MKM की जो कोशिशें हैं कि जो एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट है उसको सामने रखते हुए एक मुत्तहदा लाहमल बनाया जाए। और फिर MKM ने तो ये देखे ना अरबाब, आप देखेंगे कि MKM ने तो जो कहा उस पर अमल करके दिखाया। आपके सामने 1990 मौजूद है कि जब MKM ने एक अलायंस बनाया, फंक्शन लीग के जाम सादिक अली साहब को वज़ीर आला बनाया गया। 1996 में हमने एक अलायंस बनाया पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और लियाकत अली जुतई साहब को वज़ीर आला बना के दिया। इसके अलावा 2003 आपको याद है कि MKM के तकरीबन 55 सूबाई असेंबली की सीटें मौजूद थी। हमने उस वक्त GDA के साथ अलायंस किया और डॉक्टर अरबाब रहीम को वज़ीर आला बनाया। तो MKM एक और कोशिश कर रही है 2024 में भी इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे कि आने वाले 2024 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला MKM, PMLN और GDA के मुश्तरका उम्मीदवार मौजूद है। जो 15-16 से और फिर ये 24 तक का जो ये पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है MKM का, वो थोड़ा सा आपने उसमें स्किप कर दिया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कैसे उन्होंने अलग पार्टी बनाई, फारूक सत्तार साहब अलग हुए, जो उन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, फिर वो बाद में वापस भी आ गए। तो ये इस तमाम एपिसोड के बाद क्या एक आम वोटर का और कराची इंक्लूडिंग बाकी सिंध के शहरों के एक आम शख्स का आप लोग पर वही एतमाद है जो पहले हुआ करता था? देखिए अरबाब, मैं समझता हूँ कि साफ़गोई से काम लेते हुए मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और जैसे कहते हैं कि अपने कारकुनान, अपने वोटर सपोर्टर के नफ्स पे हाथ रख के गुफ्तगू करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा वोटर जो था, सपोर्टर जो था, उनकी क्या राय थी कि आप आपस में मुत्तहिद हों, आपस में मिल के बैठे और आगे चले। और यही वजह है कि MKM पाकिस्तान हो या बाकी तमाम लोगों को आपस में मिलकर बैठे हैं, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी है, टॉप लीडरशिप आपस में साथ साथ है। MKM एक निखर कर सामने आ रही है, बेहतरीन तरीके से सामने आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ इसके वोटर सपोर्टर में इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूँ यस, आने वाले वक्तों में जैसे कि शहरी सिंध के अवाम MKM पर मुकम्मल एतमाद करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में मुस्तफ़ा कमाल भाई या डॉक्टर फारूक सत्तार भाई बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके खालिद भाई के सरबराही में MKM पाकिस्तान 8 फरवरी के मौके को सर करेगी। अच्छा, और 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए आप लोग पुरुमीद हैं कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होने जा रहे हैं और आप लोग चाहते भी हों, चूँकि जो हल्का बंदियों पर आप लोग के एतराज़ात हैं, अगर ये मामला अदालत में चला जाता है और ये लंबा हो जाता है तो उससे फिर इलेक्शन डे पर या उसकी तारीख पर तो कोई असर नहीं पड़ा। और आपके दरअसल ये बुनियादी आप लोग के जो इख्तलाफात या एतराज़ात हैं हल्का बंदियों पर, वो हैं क्या और क्यों हैं?
देखिए, डीलिमिटेशन के हवाले से एमकेएम पाकिस्तान का एतराज़ है। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंपल क्या एतराज़ किया था? एमकेएम पाकिस्तान, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एमकेएम को अगर 88 से एमकेएम इलेक्शन में हिस्सा लेती चली आ रही है, तो हमने कई मौक़े पे सक्खर की सूबाई असम्बली की सीट जीती है, मुसलसल कई दफ़ा हमने मीरपुर ख़ास की सीट जीती है, नवाब शाह की सीट भी जीती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या किया गया कि इस दफ़ा डीलिमिटेशन बनाते हुए जैसे कहते हैं सक्खर के शहर को जो अर्बन सीट थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। सेम कंडीशन नवाब शाह के साथ किया गया और मीरपुर के साथ किया गया कि वहाँ पर जो 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 यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इलेक्शन रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से उसको तब्दील करते हुए उसको गैर कानूनी तौर पर तब्दील करते हुए जिसे कहते हैं दही इलाके उसमें शामिल कर दिए गए। इंटेंशनली किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बात की निशानदेही कर रहा था कि कहीं ना कहीं पे मेरा ख्याल है कि बैड इंटेंशन मौजूद था। और एमकेएम इसीलिए मेरा ख्याल है कि इसी तरह कराची की कुछ सीटें थी, एक हैदराबाद की सीट के साथ भी ये कि कनाल को क्रॉस किया गया। आमतौर पर सिस्टम होता है कि आप हाईवे को क्रॉस नहीं करेंगे, बड़ी सड़कों को क्रॉस नहीं करेंगे, दरिया क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन हैदराबाद में ये भी किया गया। तो मैं समझता हूँ हमें उस वक्त धचका लगा जब हमारी 1213 के करीब डिलिमिटेशन की दरख्वास्त थी, वो तमाम के तमाम मुस्तरद कर दी गई। और हमें सुनकर हैरानगी हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी दरख्वास्तें थी वो सबके सब मंजूर कर ली गई। तो ये एक क्वेश्चन मार्क्स अपनी जगह आता है कि ये क्या हुआ। तो इसीलिए हमने, मेरा ख्याल है कि एमकेएम पाकिस्तान ने एतराज़ किया है। हमें जब मौका लगेगा यकीनन हम मौका मिला हुआ है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे, अपनी चीज़ें उनके सामने मेरिट के बुनियाद पर मेरा ख्याल है अपनी केस को भी लड़ेंगे। कब जा रहे हैं? इसी हफ्ते? बिल्कुल, हमारी चीज़ें तैयार हो रही है। मेरा ख्याल है किसी वक्त भी दाखिल होना शुरू हो जाएंगे हमारी पिटीशन भी। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान चूँकि एक सियासी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, हमारे इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी जारी वो सारी है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हर सूरत में 8 फरवरी को आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। और अगर ये आप लोग के एतराज़ात बिलफर्ज नहीं दूर हो पाते, ये तहफ़्फ़ुज़ात आपके अपनी जगह रहते हैं, तो अभी हमने देखा रिसेंट पास में आपने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, क्या कोई ऐसी सूरत मौजूद है कि एतराज़ात उतनी शिद्दत पर चले जाएं कि आपको आम इंतखाबात का बाइकआउट करना पड़ जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर हम 15 जनवरी 2023 को देखते तो हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का बाइकआउट किया, तो उसके पीछे रीज़न था। रीज़न क्या था कि हमारा मुतालबा था कि 55 के करीब यूसी और कराची में होनी चाहिए, और बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस बात को तस्लीम किया और 55 के करीब नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया कि और यूसी होनी चाहिए। उसमें हमारा क्या मुतालबा था? बिल्कुल लॉजिकल मुतालबा था ना कि कराची में दर्जनों ऐसी यूसी चेयरमैन की सीट थी जहाँ पर कहीं 25,000 और 30,000 के वोटर पर एक यूसी चेयरमैन मंतखब हो रहा था, और जो मेरा वोटर सपोर्टर जहाँ रहता था वहाँ पे 90,000 पे 89,000 पे एक यूसी चेयरमैन मंतखब हो रहा था। इसका मतलब क्या था कि मेरा 90,000 पे एक यूसी चेयरमैन मंतखब होकर मेट्रोपॉलिटन पे पहुँचेगा और इनका 25,000 पे मंतखब होकर यूसी चेयरमैन पहुँचेगा। तो मेरे 90,000 पे एक आदमी, आपका 25,000 या 30,000 पे 3 आदमी हो गए। तो यकीनन ये 1 मैन 1 वोट के खिलाफ वर्जी थी। एमकेएम का बिल्कुल जायज़ एतराज़ था ये, और हमने फिर से बाइकआउट किया। लेकिन यकीनन मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाला इलेक्शन 8 फरवरी को एमकेएम पाकिस्तान के मुकम्मल तैयारी मौजूद है। एमकेएम ग्राउंड पर मौजूद है, अपने सपोर्टर, अपने वोटर, अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद है। और फिर एमकेएम ने तो वो वाहिद पार्टी है पूरे पाकिस्तान में जिसने 4 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का नामों का भी ऐलान कर दिया। इसका मतलब एमकेएम अपने अवाम के दरमियान ऑलरेडी मौजूद है। तो यकीनन हम 8 फरवरी के इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और शानदार कामयाबी। और अगर नून लीग और आप मिलकर हुकूमत बनाने में अपना वो नंबर गेम हासिल करने में कामयाब हो भी जाते हैं अमीन साहब, तो फिर उसके बाद 18वीं तरमीम के साथ क्या करना है, उसकी कितनी क्या क्या उसमें तब्दीलियाँ लेकर आनी है? नून लीग के सामने ये तमाम चीज़ें आपने रख दी और वो एग्री है आपके इस मुतालबे पर? देखिए, जहाँ तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक़ है, एमकेएम समझती है कि 18वीं तरमीम को उसके असल रूह के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए। और असल रूह क्या है? असल रूह हम कहते हैं कि एक वफाक से वो तमाम इख्तियारात जो लिए गए थे 18वीं तरमीम में, वो सूबों को दिए गए थे। एमकेएम कहती है कि वो तमाम इख्तियारात यानी कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पोलिटिकल इख्तियारात जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल कर सीएम हाउस में एक्यूमुलेट हो गए थे। एमकेएम क्या कहती है? एमकेएम जो अमेंडमेंट करने जा रही है, जो बात करना चाह रही है और इन प्रिंसिपल तमाम पोलिटिकल पार्टी के पास जा रही है, उसमें यह मुतालबा कर रही है कि सीएम हाउस से वो तमाम इख्तियारात निकल कर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन लेवल पे और यूसी लेवल पे जाए, ताकि आम आदमी के मसाइल उसके दरवाजे पे
हल हो सके। अगर मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, आपके घर के सामने गटर बंद है, या रोड की खराबी है, या ट्रैफिक पुलिस की मैनेजमेंट डिसमैनेजमेंट है, तो कौन सही करेगा? मैं अपने चीफ मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर, एमएलए, एमपीएस के पास नहीं जाऊँगा, बल्कि जो मेरे मोहल्ले में मेरा जो काउंसलर रहता है, यूसी चेयरमैन रहता है, मैं उसके पास जाऊँ, मसाइल को हल करा सकूँ। तो अमीन साहब, ये वाले जो तमाम आपके ये मसाइल के हल की तजावीज़ हैं और जो ये तब्दीलियाँ आप चाहते हैं, ये जब 18वीं तरमीम लाई गई थी तो उस वक्त आप भी गालिबन हुकूमत का पार्ट थे और उस वक्त आपने ये तमाम तजावीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने नहीं रखी थी? देखिए, मेरा ख्याल उस वक्त भी अगर आर्टिकल 140A को देखेंगे, 140A को देखेंगे तो उसके अंदर ये मौजूद थे, बट अनफॉर्चुनेट में लफ्ज़ था कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो हम जो जैसे कहते हैं अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, हम ये डालना चाह रहे हैं कि आइन के अंदर ये आ जाए कि किस तरीके से एनएफसी अवार्ड के पैसे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन से निकलते हैं वो नीचे यूसी लेवल तक चले जाए। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, मैं समझता हूँ कि एमकेएम क्या कह रही है, एमकेएम ये नहीं कह रही कि सिर्फ कराची के मेयर के इख्तियारात होने चाहिए, बल्कि हमारी तो ख्वाहिश है कि लाड़काना, कोयटा, पेशावर, सक्कर तमाम मेयर को भी इख्तियारात होने चाहिए ताकि मसाइल हल हो सके। इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ कि अच्छी बात यह कि PMLN हो गई, ये अवामी नेशनल पार्टियों की जो हमारे सेमिनार में मौजूद थी, ये बड़ी सियासी पार्टियाँ थी, इन प्रिंसिपल सभी एग्री करते हैं कि इख्तियारात को निचले सतह तक लेके जाना चाहिए। तो हमारी ख्वाहिश है कि 18वीं तरमीम को उसके असल रूल के मुताबिक निचले सतह तक लेकर जाया जाए। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो भी हुकूमत होगी आने वाले इंतखाबात के बाद, वो 3-4 या कम से कम 5-6 जमातों पर तो मुश्तमिल होगी। जो कौमी हुकूमत की तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, क्या MQM का इस पर क्या मौक़िफ़ है? आप लोग चाहते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PTI, इन लोगों को भी एक टेबल पर बिठाया जाए और तमाम लोगों को मिलाकर फिर ये कौमी गवर्नमेंट, एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट फॉर्म की जाए? अरबाब, देखिए, ये बात तो मेरा ख्याल मारूज़े पे है कि 8 फरवरी के बाद क्या होता है। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि यस, MKM पाकिस्तान अर्बन सिंध में मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो ट्रेडिशनली हमारी 22, 23, 24 सीट थी, इंशाल्लाह ताला हम वो हासिल करने में कामयाब रहते हैं। एक मखलूत हुकूमत ही आएगी ना। हाँ, बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि पंजाब में अगर बड़े पैमाने पे PMLN कामयाब होती है, सिंध के अंदर मेरा ख्याल सिंध में बिलखसूस MKM और PMLN मिल के कामयाबी हासिल करती है, बलूचिस्तान में भी ये जो इलेक्टेबल जिस अंदाज से PMLN में शामिल हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि PMLN की हुकूमत बनेगी। और अगर मेरा ख्याल है कि 2018 में भी हमने देखा था कि PTI और MKM के साथ हुकूमत बनी थी, तो अगर PMLN और MKM मिल के हुकूमत बनाती है तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की बेहतरी के लिए, जमहूरी रवायत की बेहतरी के लिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए मेरा ख्याल अच्छी बुनियाद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। MKM की भरपूर तैयारी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद जो नंबर गेम है जिसके लिए ये इत्तेहाद किया गया है, जिसके लिए सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, शायद वो नंबर गेम भी हासिल होने जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और अहम मौज़ूआत और अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं और न सिर्फ वो इलेक्शन हो चुके हैं, उस पर बड़े शदीद एतराज़ात भी सामने आ चुके हैं। बैरिस्टर गौहर अली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बिला मुकाबला नए चेयरमैन अब मुंतखब हुए या उनको नामजद किया गया, यही असल एतराज़ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब का, जो कि ये कह रहे हैं कि जो इंतखाबात हैं ये महज फ्रॉड थे, ये दिखावा थे और इनको इलेक्शन कमीशन कलअदम करार दे और फिर एक तीसरे फरीक की मौजूदगी में एक साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को इस बात का भी पाबंद करे कि वो बल्ले का निशान इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर ये इंतखाबी निशान भी तहरीक इंसाफ को अलॉट नहीं किया जाता और चूंकि 20 दिन का सिर्फ वक्त दिया गया था तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन करवाने के लिए, अगर ये 20 दिन की मुद्दत ख़त्म हो जाती है और ये इलेक्शन कलअदम हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आने वाले इंतखाबात में क्या मुस्तकबिल होगा, यही और इससे जुड़े कुछ सवालात हैं जो कि हम सामने रखेंगे। अकबर एस भी सामने हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं और इस वक्त जो आपका एक पार्टी में लीगल स्टेटस है, सबसे पहले तो आप ये फरमा दीजिएगा कि वो क्या है, चूंकि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ कर रहे हैं, एज पार्टी मेंबर आप एतराज़ कर रहे हैं, अभी भी आप लीगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, और ये मैं बारहा कह चुका हूँ, बल्कि मैंने अभी जो दरख्वास्त दी है उसमें इलेक्शन कमीशन के मई 2017 का फैसला भी लगाया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला भी लगाया है। उसके बाद एक डबल बेंच का भी फैसला आया था जिसमें मेरी मेंबरशिप की बारहा तौसीक की गई है और ये फैसले सुनाए गए थे। तो शायद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाहिद फाउंडिंग मेंबर हूँ जिसकी 3 हाईएस्ट जुडिशल फोरम्स में उसकी मेंबरशिप की तस्दीक हुई है
तहरीरी तौर पे। उसके बावजूद मुझे दुख होता है कि ये पीटीआई के जो कुछ वकला हैं जो आजकल पीटीआई पे हावी हुए हैं, तो उनकी तरफ से ऐसी बेतुकी सी बात की जाती है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो कम से कम कानून की पासदारी के लिए होते हैं, ये अदालत को असिस्ट करने के लिए होते हैं। अगर यही अदालती फैसलों की इस तरह खुल्लम खुल्ला तज़हीक करें और जानते बूझते हुए, ये तो खुला कंटेम्प्ट है। ये तो फिर इस मुल्क में क्या कानून की बालादस्ती है कि हाई कोर्ट उस वक्त चीफ जस्टिस थे अथर मिनल्ला, ऑनरेबल जज और एक और जज, ये उनका भी फैसला है, डीबी का फैसला, उन्होंने भी मेरी मेंबरशिप की तस्दीक की। तो तमाम जो शवाहिद मौजूद थे उसके बाद की है। और इलेक्शन कमीशन ने तो शायद 2 दफ़ा की थी, एक फैसला तो मैंने लगा दिया अपनी कंप्लेन के साथ। तो मैं डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ और मेरा ये कानूनी हक है कि मैं ये सवाल उठाऊं, क्योंकि मुझे और मेरी तरह हज़ारों पीटीआई के वर्कर्स और जिनमें कुछ फाउंडिंग मेंबर्स भी शामिल हैं, उनका ये बुनियादी हक छीना गया कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। और ये हमारा हक जो है ये कानूनी हक है, इलेक्शन एक्ट 2017 में भी ये गारंटीड है। तो हम तो सिर्फ ये असूल तय करने गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बनी थी वो एक मिसाली जमात के तौर पे बनी थी कि वहाँ पे जमहूरियत होगी, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा और डेमोक्रेसी होगी और वर्कर्स की कदर की जाएगी। देखिए, वर्कर्स जो है वो सिर्फ इसलिए तो नहीं होते कि सड़कों पे उनको लाएं, उनको डंडे पड़े, जेलें जाएं, उनकी फैमिलीज को मुश्किलात का सामना पड़े, क्योंकि इक़्तिदार की रसाकशी में आप उनको कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल करें। वर्कर्स की तो बुनियादी रोल होता है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें, जैसा कि बरतानिया में होता है, जहाँ पे अभी एक इंडियन आज़ाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए, अपनी पार्टी में डेमोक्रेटिकली क्लाइम किया, मेहनत की, मेरिट के ऊपर आए। जिस तरह मेयर लंदन 2 दफ़ा पाकिस्तानी निजाद, वो कैसे मेयर बन गए, वो अपनी पार्टी से उठे। ये बुनियाद है जमहूरियत की। और अगर आप ये अपनी पार्टी में जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करते, फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आप जमहूरियत। और ये अलमिया जो है ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये तमाम जमातों का है। तो अब जहाँ तक बल्ले का ताल्लुक, बल्ले पर अकबर साहब जरा ये जो इस इलेक्शन को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताबीर ये कर रही है कि देखें हमने तो मौरूसियत का खात्मा कर दिया। देखें चेयरमैन पीटीआई की जो साबका चेयरमैन है उनकी फैमिली से कोई मेंबर नहीं आया जिसको क़यादत सौंप दी गई हो, जबकि बाकी जमातों में ये होता है कि वो पार्टी की क़यादत एक फैमिली से बाहर ही नहीं निकल पाती। तो वहाँ तो ये एक सेलिब्रेशन के तौर पर इसको इस वक्त पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखिए, 2 बातें, एक तो ये कि आप पीटीआई का प्रेस रिलीज पढ़ लें जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाइफ टाइम चेयरमैन जो है वो इमरान खान रहेंगे। ये उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। दूसरा ये कि मोरसी सियासत जो है यकीनन वो एक ऐब है हमारी जमहूरियत का, हमारे सियासी निज़ाम का, लेकिन बादशाहत भी जो वो भी एक ऐब है, क्योंकि जमहूरियत में बादशाहत नहीं होती। आप अगर एक चेयरमैन जो है वो दूसरे को नॉमिनेट नहीं करता, ये चेयरमैन का काम ही नहीं है। ये मेंबर्स जो होते हैं वो खुद, जब इलेक्टोरल फोरम बनता है तो उसमें नॉमिनेशन होती है और जो जिनको बेहतर समझता है, काबिल समझता है, वो समझता है कि वो इस पार्टी के लिए बेहतर होंगे तो उसको इलेक्ट करता है। यही डेमोक्रेसी का बुनियादी वो प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल को वायलेट किया गया। लेकिन मैं बल्ले पे आता जाऊं, देखिए जो हमने दरख्वास्त दी है वो अगर आप उसको सही कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम बल्ले बचाने निकले हैं। वो इसलिए कि सबसे पहले तो मेरे लिए ये बल्ला अहमियत ज़्यादा रखता है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बल्ले का निशान मैंने लिया था अगस्त 2002 में और पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे पास तस्वीर हैं जो मीडिया में छपी हुई थी उस वक्त कि मैं इलेक्शन कमीशन में अगस्त 2002 में दरख्वास्त दे रहा हूँ, क्योंकि पहला हमारा जो इलेक्शन सिंबल था वो चिराग था। तो फिर 2002 में मैंने कन्विंस किया इमरान खान को और बाकी जो साथी थे कि हमारे लिए ब्रांडिंग आसान होगी और ये बल्ले का निशान हमें ज्यादा सूट करता है, क्योंकि चेयरपर्सन ऑब्वियसली एक क्रिकेटिंग लेजेंड थे, तो इसलिए हमने बल्ले का इंतखाब किया। अब ये दरख्वास्त उसमें हमने क्या लिखा है, पहले आप इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर पढ़िए 23 नवंबर का। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आपने शफाफ इलेक्शन नहीं कराए। 1.5-2 साल से ये कोशिशें जारी थी
और उन्होंने पिछले जो उन्होंने सो कॉल्ड इलेक्शंस कराए थे इसी तरह का कोई ढोंग रचाया था, तो उसको मुस्तरद करके आखिरी मौका दिया था कि अगर आपने अभी भी शफाफ नहीं कराए तो बल्ले का निशान आपसे ले लिया जाएगा। अब अगर हम ये दरख्वास्त ना डालते तो ये चांस बहुत ज्यादा था, क्योंकि इन्होंने तो एक ढोंग रचाया, वो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं थी। पिछले 1.5 साल से वो इलेक्शन कमीशन को कन्विंस नहीं कर सके कि वो एक शफाफ इलेक्शन करवाने लेकिन जा रहे अकबर साहब, हैं। जो इलेक्शन कमीशन तो ने इनको ये ड्यूरेशन दी थी 20 दिन की, वो तो फिर 12 दिसंबर को ख़त्म होने जा रही है। और अगर ये कोई फैसला नहीं हो पाता, ये मामला आपकी दरख्वास्त के बाद अगर ये पेंडिंग में ही रहता है, तो क्या बल्ले का निशान फिर इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर पीटीआई को अलॉट हो जाएगा? और अगर ये इंतखाबात कलअदम करार पाते हैं तो फिर वो 20 दिन की मियाद गुजर जाएगी, तो फिर भी पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम हो जाएगी। हाँ, ये देखिए, लेकिन ये जहन में रखिए कि हमने दरख्वास्त में क्या लिखा है। हमने लिखा है कि चूंकि ये एक फेक प्रोसेस था, जाली इलेक्शन थे, तो इसको मंसूख करके फौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा एक और मौका दें कि वो शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और आज़ाद मॉनिटर्स के नीचे कराएं। और साथ ही हमने कहा कि बल्ले का निशान जब तक इन अबेस रखें, ये नहीं कहा इनसे ले लिया जाए, अबेस में रखें, मतलब ये कि वो मुअत्तल कर दें उसको, जिससे ये होगा कि पीटीआई पे एक लेवरेज होगा कि वो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि ये एक बुनियादी अच्छा अकबर साहब, ये आप जब कागजात नामजदगी आप जमा कराना चाहते हैं, चलें कर लें, आप मुकम्मल कर लीजिए। मुझे जरा मुकम्मल जी कर लीजिए। वो ये कि साथ ही हमने एक बहुत अहम तरीन मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और वो उसमें हमने ये लिख के दिया है कि ये जो कवानीन है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, ये तमाम बड़ी सियासी जमातों पे बहुत विगरसली, यानी बड़े उसके साथ लागू किए जाएं। तो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, बाकी तमाम जमातों पे भी लागू किए जाएं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब तक ये जमहूरियत की बुनियाद है सियासी जमातें डेमोक्रेटिक, और ये लीडरशिप पैदा करती हैं। अगर ये डेमोक्रेटिक नहीं है तो ये रिसाइकलिंग होती है लीडरशिप की, जिससे आपका कोई मसाइल हल नहीं होते। तो इसलिए आपने ये बुनियादी तकाजा जमहूरियत का पूरा करेंगे तो इलेक्शन में आपको ऐसी लीडरशिप तो आएगी। अकबर साहब, अगर आप चेयरमैन मुंतखब हो भी जाएं, ये सारा एपिसोड आपके हक में शिफ्ट हो जाए और आप चेयरमैन बन जाएं, तो क्या इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग मौजूद हैं वो आपकी लीडरशिप के अंडर काम करने को तैयार हैं? आपकी मकबूलियत, आपकी फॉलोइंग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है? चूंकि अमली तौर पर तो आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तक मंजर से बिल्कुल पिछले 8-10 साल में आउट रहे, आपने कोई उनकी मीटिंग्स नहीं अटेंड की, किसी आप फैसला साजी में इन्वॉल्व नहीं रहे, तो जो इस वक्त जो एक पूरी वर्क फोर्स है वो आपके साथ काम करने को तैयार है? आपकी बातचीत हुई है, कुछ हिमायत में है लोग आपके? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे चेयरमैन बनने का बड़ा शौक है। मुझे इमरान खान ने 2 दफा सेक्रेटरी जनरल बनने की ऑफर की थी, मैंने माजरत की थी। अच्छा, मैं इस असूल पे खड़ा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, उनका ये हक है कि वो अपनी मर्जी का अपनी लीडरशिप का इंतखाब करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं अकेला नहीं हूं। उस दिन कल भी हमने जब इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, 7-5-6 और भी पीटीआई के मेंबर्स थे। एक खातून रहनुमा थी जो साबका प्रेसिडेंट पीटीआई लेबर विंग थी, एक स्वाबी से इलेक्टेड फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थे, एक फाउंडिंग मेंबर पीटीआई के टेक्सला से थे। इस तरह के और भी वो मेंबर्स थे, उन्होंने भी ये दरखास्तें जमा कराई। तीसरी बात, मेरे पास वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं कि आज भी जो पीटीआई के अंदर जो उनके करीब तरीन जो कीमती वर्कर्स हैं वो मुझे मुबारकबाद पेश करें कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वर्करों के नाम पे स्टैंड लिया। अच्छा। हम आपकी इसकी एफर्ट की कदर करते हैं। अकबर साहब, किसी तो ऐसे रहनुमा ने आपको मुबारकबाद दी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत में शामिल हो और अभी पार्टी में भी हो? मरकजी रहनुमा जो इस वक्त जो अभी ये जो अनाउंस किए, मैं उसका इस तरह जवाब देता हूं कि जब हम 1 तारीख को पीटीआई के मरकजी दफ्तर गए तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा बलूचिस्तान से एक वफद आया हुआ था, उनके रहनुमाओं का। ठीक है, उन्होंने बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर थे और सारे थे। ये तमाम चीजें वीडियो पे रिकॉर्ड हुई हैं, जो इलेक्शन कमीशन को अभी जो कल हमने गुजारिश की है उसका सबूत मौजूद है। उसमें जिस गर्मजोशी से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और जो पीटीआई मरकजी दफ्तर के जो लोग थे उन्होंने जिस मोहब्बत का इजहार किया वो उस कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा। तो ये जो बातें हैं ना, ये तमाम ये जो आजकल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ, तो इसको गौर से सुने जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अलमिया रहा है वो ये था कि पहले 15-16 साल
जब पीटीआई के कायद को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्रांडिंग की जरूरत थी कि एक नजरियाती जमात के तौर पे से ब्रांड किया जाए, पब्लिक के सामने लाया जाए, तो मेरे जैसे नजरियाती लोगों को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जब पैसे की जरूरत पड़ी तो इस पार्टी को हवाले कर दिया गया एटीएम्स के। उसके बाद जब इनको हल्के में कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियंस की जरूरत पड़ी तो आपने उजरती सियासतदानों को ठेके पे दे दी है पार्टी। अब चूंकि केसेस हैं, वकीलों की जरूरत है, तो पीटीआई को वकीलों को आउटसोर्स कर दी गई। ठीक है, अकबर साहब बस बिल्कुल लास्ट कमेंट ये ब्रीफली कर दीजिएगा, ये सब जो आप कह रहे हैं ये चार्जशीट किसके खिलाफ है? ये सब खुद चेयरमैन पीटीआई कर रहे थे? मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि देखिए, ये जो पार्टी का काबा किबला ही 2011 में मेरी और इमरान खान की ईमेल एक्सचेंज थी, जो कि अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरी और इमरान खान की एक मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए। आखिरी मैसेज जो इमरान खान ने मुझे दिया, जो उनके अपने वकील ने, मैंने पहले कभी नहीं डिस्क्लोज किया, अनवर मंसूर खान ने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान का आखिरी टेक्स्ट मैसेज पढ़ के सुनाया। उसमें इमरान खान कहते हैं मुझे कि अकबर, आई पैंडर्ड यू, मैंने आपके बड़े नाल नखरे उठाए, आई फोर्स्ड यू टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने जबरदस्ती तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी, यू आर नंबर 2 इन द पार्टी, अब पार्टी में मेरे बाद अहम तरीन वो थे, तो हमारे सामने तो वो इक्तदार नजर आ रहा था। तो ये मैंने स्टैंड क्यों लिया? वो इसलिए कि जब 2011 में पार्टी दोराहे पे आई और ये करप्शन और ये फाइनेंशियल बेज़ाब्तियां जो मेरे सामने आई, मैंने उस पर स्टैंड लिया और मैंने कहा कि ये दो अब हम दोराहे पे हैं, अब लोग हमारी तरफ तवज्जो हो गए हैं, हमने वो जो मेहनत करनी थी, पार्टी को बनाना था, ब्रांडिंग करनी थी, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना था, वो हो गया। अब हमने इसे धोखा नहीं करना। उस वक्त ये फैसला जाहिर है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने किया कि उन्होंने वो पिटा हुआ रिवायती सियासत का रास्ता अपनाया, जाहिर है वो इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब। चूंकि आज वक्त की कमी है, में कुछ ऐसे और सवाल मौजूद हैं जो आपके सामने रखने थे और आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर आपसे दोबारा भी इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अकबर एस बाबर साहब बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं और वापस आएंगे तो आने वाली हुकूमत को कितने मौशी चैलेंजेस हो सकते हैं, IMF के साथ दूसरे प्रोग्राम के लिए ये निगरान हुकूमत अप्लाई करने जा रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल को मज़ीद बेहतर करने के लिए और मुस्तहकम करने के लिए निगरान हुकूमत बड़े इक़दाम उठा रही है और न सिर्फ इस मौजूदा सूरत हाल के चैलेंज से निपटने की कोशिश कर रही है, बल्कि आने वाली हुकूमत के लिए भी आसानियाँ पैदा करने के लिए फ़ैसला किया गया है कि इसी वक्त IMF के एक और प्लान के लिए अप्लाई कर दिया जाए, ताकि जब नई हुकूमत आए तो फिर 4 माह में उसको बजट बनाना होगा, इकनॉमिक पॉलिसी अपनी बनानी होगी, तो उसको उसके लिए फ़ंड्स अवेलेबल हों। और अब ये जो नेगोशिएशन का मामला है वो किस हुकूमत का मैंडेट है और ये दूसरे प्लान में जाना इस वक्त पाकिस्तान के हक में है या नहीं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। नासिर हुसैन शाह बुखारी साहब चेयरमैन है KSB ग्रुप के, हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो निगरान हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है कि IMF के दूसरे प्रोग्राम के लिए हम अभी से अप्लाई कर दें। एक आम तासुर है कि जब IMF का प्रोग्राम लिया जाता है तो उसका एक बड़ा बोझ लोगों पर पड़ता है कड़ी शराइत की सूरत में, तो एक बेहतर फैसला करने जा रही है ये निगरान हुकूमत, या आप समझते हैं कि आने वाली मुंतखब हुकूमत आए फिर वो इस प्रोग्राम को शुरू करे, वही नेगोशिएशंस करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है? नहीं, तो आप देखिए कि आपकी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है ये अभी तो नहीं बिगड़ी, ये तो काफ़ी अरसे से बिगड़ी हुई है और उसको टाल टाल के जो है और मज़ीद उसकी ये हालत कर दी है। लेकिन ये एक साइब चीज़ है कि ये मौजूदा जो आपकी निगरान हुकूमत है, इससे पहले ही सबका हुकूमत ने जो है इस प्रोग्राम को इनिशिएट कर दिया था और उसकी ग्रेविटी को समझ लिया था। और जब ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट किया गया था $3 बिलियन का, वो इसी ख्याल को मद्देनज़र एक स्टॉप गैप करके जो है ये प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और ये एक तो बुनियादी चीज़ है कि अब हमें सोचना चाहिए कि हम अपने 10 साल प्लान की जो है तैयारी करें। हमें ये 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम इसके ऊपर नहीं चलना है, हमने अपने आप को जो है स्ट्रेंथन करना है, रिफॉर्म्स करनी है और वो रिफॉर्म्स हमने खुद करनी है, हमारी अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, रिस्पेक्टिव के IMF हो या ना हो, ये एक सेकेंडरी बात होती है। IMF आपको सिर्फ एक ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिस वक्त आप मुश्किल फैसले ले रहे हो कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना आए, लेकिन बाकी सारे मसाइल तो आपने खुद तय करने हैं। और वो चाहे आप
यानी इसको टालते रहेंगे और नहीं करेंगे, और रिफॉर्म्स आप देख लीजिए नहीं हुई, आपके यहाँ प्राइवेटाइजेशन जो है पिछले 16-17 साल 18 साल में कोई नहीं हुई। तो ये इस बात की सब गम्माजी करती हैं कि ये आपके पास जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो उसके अंदर आपके पास जीडीपी का 9% जो है वो बहुत ही यानी कम है कंपेयर टू। अच्छा नासिर साहब, जो ये रिफॉर्म्स ना करने के जिम्मेदार हैं वो ज़ाहिर माजी के सियासतदान और माजी की हुकूमतें, उन्हीं में से किसी जमात की या कुछ जमातों की मिलकर आगे 8 फरवरी के बाद फिर हुकूमत आनी है। तो जब उन्होंने पहले ये रिफॉर्म्स नहीं किए तो अब उनसे कैसे उम्मीद लगाएं? क्या गारंटी होगी कि आगे वो ये रिफॉर्म्स करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है सियासत वाला मामला जो है उसको तो हमारी गुफ्तगू से बाहर रखें, क्योंकि ये जो भी लोग जो इसमें फैसले करने वाले हैं या और दूसरे सारे लोग हैं उनको आगे का सोचना चाहिए। हम कब तक जो है वो पीछे का पीटते रहेंगे, हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। और अब जो भी हुकूमतें आने वाली हों, नजर वो आने वाली हुकूमत की इकोनॉमिक टीम होगी, इकोनॉमिक टीम का ही काम ये रिफॉर्म्स करना होगा ना, और वो इकोनॉमिक टीम आमतौर पर सियासतदानों पर ही मुश्तमिल होती है। आपको एक बात मैं बताना ये चाहता हूँ कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ये आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बैकबोन होती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है, और ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो फैसले करने छोड़ दिए थे और उन्होंने हर चीज जो है वो इकोनॉमिक टीम, तो देखिए जो लोग 2-4 ऊपर के आते हैं, लेकिन असल जो लोग काम करने वाले हैं वो तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चलाना तो ब्यूरोक्रेट्स ने है पूरे निज़ाम को। अब आपने नैब की तलवार उनके सर पे रख के पूरी ब्यूरोक्रेसी को क्रिपल किया हुआ था। अब उन्हें कम से कम ये नजर आ रहा है कि SIFC के बाद जो है एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म जो है वो दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है, और ये भी SIFC के मैंडेट में है कि हमने इन्वेस्टमेंट लानी है तो हमने यहाँ के अपने माहौल को भी ठीक करना है। और ये जो इस वक्त मैंने आपसे जैसे टैक्सेशन का जिक्र कर रहा था कि 15% जो है आपकी जो GDP का परसेंटेज जो है उसका टारगेट है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो 15% तक ले जाई जा सके। इसी तरह से आपके पास जो ये सर्कुलर डेट का मसला है, इसको हल करने के सिलसिले में भी एक तरीकाकार जो है वो वज़ा किया गया है, जिसके तहत जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग फोर्सेस, वो सब मिलके जो है इस रिकवरी में मदद कर रहे हैं, और आइंदा के लिए भी जो पूरा निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। ये इसके जो फैसले हुए पिछली दफ़ा पिछले महीनों में, जिससे जो रेट्स थे आपके पास गैस के वो बढ़ाए गए या बिजली के रेट बढ़ाए गए, ये इसीलिए है कि आपके पास पूरा जो एक सिस्टम है जी नसब, ये जिन रिफॉर्म्स को आप तजवीज़ कर रहे हैं, क्या ये SIFC दरअसल इन रिफॉर्म्स की जानिब पहला कदम है? क्या ये नुक्ता आगाज़ है, या अभी ये एज प्लेटफॉर्म सिर्फ सरमायाकारी ला रहा है और इन रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा? फिर देखिए, SIFC का बुनियादी जो मकसद है वो तो ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स लानी है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको वो एक जो इन्वायरमेंट है वो भी तो मुहैया करनी है ना, कि जिस इन्वायरमेंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट आ सके। तो इसकी ब्रॉडर जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके अंदर ये है कि वो सारी जो SIFC की काविशें हैं उनको कामयाब करने के लिए आप वो इन्वायरमेंट भी पैदा करें। तो ये जो इन रिफॉर्म्स हैं वो इन्वायरमेंट की तरफ जो है हमें लेके जा रही हैं। और एक चीज़ ये भी देखिए कि आपके पास ये सर्कुलर डेट बनता क्यों है, क्योंकि आपने माजी के अंदर जो है गलत किस्म के कारखाने लगा दिए। अब आपके पास जो बिजली के कारखाने कई ऐसे हैं जो सिर्फ 10% और 20% की कैपेसिटी पे चल रहे हैं, और पेमेंट आपने करनी है वो 62% की बेसिस पे करनी है। तो वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसको ये मुसीबत जो झेलनी ही पड़ेगी। ता वक्त है कि हम आपके पास उसका जो एक तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो CPEC के अंदर हमने लगाना था, लेकिन हमने वो उसको रोक के 4 साल जो है रखा। अब वो दोबारा उसके ऊपर जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जब तक कि आप बिजली मुहैया करने के लिए आपके पास हाईवे नहीं होगी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, आप कैसे लोगों को जो है बिजली मुहैया करेंगे? तो कारखाने बंद पड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट जो है वो उसके सर पर है, वो करनी पड़ती है चाहे वो कारखाना बंद हो, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSB ग्रुप, हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत फले फूलेगी और आने वाला दौर एक बेहतर दौर होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।